ये अक्टूबर पीडी 2021 का संपादकीय है। भारतीय संस्कृति में मानव संस्कृति का दर्शन कीजिए। भारतीय संस्कृति में मानव संस्कृति का दर्शन कीजिए, ये आपको इसको यहाँ पर देखिए। देखिए, किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके नागरिकों के हृदयों एवं आत्मा में वास करती है। यहाँ पर आपको ये है, किसी राष्ट्र की जो संस्कृति है, एक मिनट, महात्मा गांधी ने आपको यहाँ पर कहा है क्या, कि महात्मा गांधी ने कहा है किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके नागरिकों के हृदय एवं आत्मा में वास करती है। महात्मा गांधी ने कहा है किसी राष्ट्र की संस्कृति उसके नागरिकों के हृदय एवं आत्मा में वास करती है। आप यहाँ देखिए, भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट इकाई नहीं है। भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट इकाई नहीं है, वो अनेक संस्कृतियों का पूंजीभूत रूप है। वो अनेक संस्कृतियों का पूंजीभूत रूप है। भारतीय सांस्कृतिक उपमा अधिक कदली दंड यदि कदली दंड से दे दी जाए तो उसका स्वरूप समझने में बहुत आसानी हो सकती है, बहुत आसान हो सकता है। केले का तना, देखिए केले का तना एक नहीं होता है, केले का तना एक नहीं होता है, उसका निर्माण अनेक परतों द्वारा होता है। केले का तना एक नहीं होता है, उसका निर्माण अनेक परतों द्वारा होता है। परत पर परत चढ़े होते। ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। ठीक इसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी कई संस्कृतियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारतीय संस्कृति में वैदिक आर्य, भारतीय संस्कृति को वैदिक आर्य संस्कृति, पौराणिक संस्कृति, आर्यता संस्कृति आदि अनेक संस्कृतियों का सम्मेलन होता है। इनमें देखिए, इसमें द्रविड़ संस्कृति, नाग संस्कृति, कौल संस्कृति आदि संस्कृतियों का भी मेल हुआ है। उदाहरण के लिए विष्णु वैदिक देवता है। उदाहरण का आपको विष्णु वैदिक देवता और शिव द्रविड़ संस्कृति के देवता है। परंतु आज हम भारतीय विष्णु और शिव दोनों देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। एक समय आया जब वैष्णव और शैव इस सीमा तक विष्णु कांची और शिव कांची में करना पड़ गया। एक समय आया जब वैष्णव और शैव इस सीमा तक विरोधी बन गए कि एक जगह कांची का विभाजन विष्णु कांची और शिव कांची में करना पड़ गया। परंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस ने दोनों में अन्योन्याश्रित सेवा एकल भाव स्थापित कर दिया। सिंदूर नाग जातियों की नारी का श्रृंगार था। सिंदूर नाग जाति की नारियों का श्रृंगार था। आज सिंदूर हिंदू समाज की आज सिंदूर, यहाँ देखिए, सिंदूर नाग जाति की नारियों का श्रृंगार था। आज सिंदूर हिंदू समाज की भारत राष्ट्र की नारियों का सौभाग्य सूचक चिन्ह बन गया है। भारत राष्ट्र की नारियों का सौभाग्य सूचक चिन्ह बन गया है। किसी ने भारतीय सांस्कृतिक परिकल्पना इंद्रधनुष के रूप में करने का निर्देश दिया है, तो किसी अन्य ने उसके स्वरूप को समझने के संतरे की बनावट को देख लेने का परामर्श दिया है। संतरे के भीतर कई फांके होने पर भी संतरा एक ही फल है। वैसे अनेक संस्कृतियों का सम्मेलन होने पर भी भारतीय सांस्कृतिक विचार व्यवहार संबंधी बातें सर्वत्र समान है। यथा ईश्वरवादिता, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, कर्म, फल सिद्धांत आदि। कतिपय विदेशी विद्वानों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया कि भारतीय संस्कृति निवर्ती, मूर्ख और परलोक परायण है, परंतु वास्तविकता यह है कि यद्यपि उसमें त्याग, तपस्या एवं परोपकार, परमार्थता आदि उदात्त वृत्तियों के विकास पर बल दिया गया, तथापि उसमें लौकिक अभ्युदय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें उक्त श्रेणी के विद्वानों को समझ लेना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में राष्ट्र, इतिहास, विज्ञान का भी महत्व रहा है।
उक्त श्रेणी के विद्वान को समझ लेना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में राष्ट्र इतिहास विज्ञान का भी महत्व रहा है। ध्याता भी है कि जिस वेदांत दर्शन के आलोक में भारतीय संस्कृति की निवर्ती मूलक व्याख्या की जाती है, उसका प्रतिपादन और विकास भारतीय हिंदू संस्कृति उत्कर्ष के बाद हुआ, जिसमें उसको सर्वांगीण बनाया जा सके, तो भारतीय संस्कृति में वेदांत दर्शन के साथ चार्वाक दर्शन भी मौजूद है। अन्य देशों की भांति भारतीय जीवन में सदैव बसंत की बहार और शरद की शीतल चांदनी ही नहीं रहती है। उसमें ग्रीष्मकालीन लू के थपेड़ों की महिमा है। उसने बाह्य आक्रमणों के विध्वंस की ज्वाला एवं आंतरिक संघर्षों के शिशिर की झंझार के वे हड्डियों को कपा देने वाले झोंके विषय हैं। किंतु जैसे पूर्वा के झोंके लू से झुलसी हुई वसुंधरा को नव जीवन का संदेश देते हैं, वैसे ही भारत की मिट्टी समय समय पर ऐसे महापुरुषों संतों सुधारकों को जन्म देती रही है, जिनके उपदेशों की पीयूष वर्षा ने सामाजिक कलह विश्व से उत्पन्न विषमताओं को शांत किया है। सांस्कृतिक अर्थ सर्वथा अनिश्चित है। निर्विज्ञान में सांस्कृतिक अर्थ समस्त सीखा हुआ व्यवहार होता है, अर्थात वे सब बातें जो हम समाज के सदस्य होने के नाते सीखते हैं। आज हम लोग जिस अर्थ में भारतीय संस्कृति शब्द का प्रयोग करते उस अर्थ में यह शब्द प्राचीन साहित्य में नहीं मिलता है। प्राचीन साहित्य में आपको नहीं मिलता है। इसको आजकल अंग्रेजी शब्द कल्चर के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। अंग्रेजी के कल्चर शब्द के प्रति शब्द के रूप में इसका संस्कृति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मराठी भाषा में किया गया था। वहाँ से यह शब्द हिंदी में आया। अंग्रेजी के कल्चर शब्द का अर्थ आपको कल्चर इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट फैकल्टीज ऑफ मैन, ये मार्थ्यू आर्नोल्ड का था। कल्चर इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज ऑफ मैन, ये मार्थ्यू आर्नोल्ड का था। अर्थात मनुष्य की कार्य क्षमता का सुसंगत विकास संस्कृति। बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया। कल्चर इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज ऑफ मैन, अर्थात ये हुआ अर्थात मनुष्य की कार्य क्षमता का सुसंगत विकास। देखिए यहाँ कल्चर इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज ऑफ मैन, ये बात आपको मार्थ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। अर्थात मनुष्य की कार्य क्षमता का सुसंगत विकास संस्कृति है। ये बात आपको देखिए। सामान्यतः मानव अपने जीवन को सुखी और सरल बनाने के अनेक उपकरणों का सृजन करता है। इस प्रक्रिया में उसकी सृजनात्मक बुद्धि कर्मिक विकास होता है। फलतः वो अनेक उपलब्धियों का धनी बना रहता है। मानव मन की यह सृजनशीलता ही वस्तुतः संस्कृति का मूल है। वाल्टर का यह कथन कितना सटीक है कि संस्कृति मानव जीवन को सुखमय बनाने का है। संस्कृति मानव जीवन को सुखमय बनाने का है। ये बात वाल्टर के कथन कितना सटीक है कि संस्कृति मानव जीवन को सुखमय बनाने का। ये लाइन आपको काफी, इससे पहले जो लाइन आए थे मुख्य वो सभी आपको इम्पोर्टेंट था। संस्कृति मानव जीवन को सुखमय बनाने की कला है। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अर्थ सर्जनात्मक अभिव्यक्ति होता है। यह अभिव्यक्ति बाह्य जीवन की वास्तविकता और आंतरिक जीवन की उदारता मानव के संपूर्ण जीवन व्याप्त रहती है। पहली दशा में संस्कृति का लक्ष्य होता है भौतिक उपयोगिता एवं समृद्धि। पहली दशा में संस्कृति का लक्ष्य होता है भौतिक उपयोगिता। एवं समृद्धि। और दूसरी दशा में वह जीवन को उदात्त तथा उसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाती है, यानी उसका विकास करती है। जो आत्मविस्तार एवं मानसिक विकास द्वारा उसके अनुचिंतन में विलक्षणता का विकास करती है। अतः वह अनुचिंतन जिस मनुष्य के मानसिक जीवन का विस्तार, मानसिक विकास और भौतिक समृद्धि होती
संस्कृति है, देखिए संस्कृति है, संस्कृति के स्वरूप के साथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इस कथन की पूर्ण संगति बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति, मनुष्य की ये बात आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। भारतीय संस्कृति प्राचीन, देखिए भारतीय संस्कृति प्राचीन विचारों को खोए बिना नवीन विचारधाराओं को आत्मसात करने में सक्षम है, जिसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न और कभी-कभी विरोधी सांस्कृतिक प्रतिछवियां, धर्म और भाषा आपस में सम्मिश्रित और सम्मिलित होकर एक जीवन व्यवस्था में सुग्रथित हो जाती है। देखिए भारतीय संस्कृति प्राचीन विचारों को खोए बिना नवीन विचारधाराओं को आत्मसात करने में सक्षम है, जिसका परिणाम यह होता है कि विभिन्न और कभी-कभी विरोधी सांस्कृतिक प्रतिछवियां, धर्म और भाषा आपस में सम्मिश्रित और सम्मिलित होकर एक जीवन व्यवस्था में सुग्रथित हो जाती है। भारतीय संस्कृति के देखिए भारतीय संस्कृति विकास में जितना योगदान उत्तरापथ ने किया, उतना ही योगदान आपको दक्षिणापथ का और वनवासी जनजातियों का है। भारतीय संस्कृति विकास में आर्य, द्रविड़, यक्ष, नाग, किन्नर, शक, हूण, आभीर, गुर्जर, जाट, पारसी, पठान, ईसाई, मुसलमान आदि सबका योगदान है। भारतीय संस्कृति विकास में आर्य, द्रविड़, यक्ष, नाग, किन्नर, शक, हूण, आभीर, गुर्जर, जाट, पारसी, पठान, ईसाई, मुसलमान आदि सबका योगदान है। भारतीय जीवन वस्तुतः एक संयुक्त परिवार है, जिसका प्रत्येक सदस्य अपनी विशिष्टता को खोए बिना समष्टिगत विशेषता की श्रीवृद्धि करता है। जीवन के प्रति समन्वयकारी, उदार दृष्टि और जीवता जीने दो के सिद्धांत भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। बुद्धदेव प्रतिपादित पंचशील वाली जीवन दृष्टि भारतीय संस्कृति का व्यवहारिक रूप भली प्रकार उजागर किया गया है। भारतीय संस्कृति झांकी में भारत की महिमा मंडित इतिहास, दर्शन, धर्म, संतों की क्रांतिकारी एवं शांति प्रदायिनी वाणियों में मिलती है। लोक पर्व, लोक संगीत और लोक साहित्य उसकी जीवंतता का प्रमाण है। भारतीय संस्कृति झांकी हमें भारत की महिमा मंडित इतिहास, दर्शन, धर्म, संतों की क्रांतिकारी एवं शांति प्रदायिनी वाणियों में मिलती है। लोक पर्व, लोक संगीत और लोक साहित्य उसकी जीवंतता के प्रमाण है। फिर आपको आगे यहाँ पर है, यहाँ से खत्म दूसरा संपादक। देखिए बरगद की तरह बढ़िए, खजूर या यूकेलिप्टस की तरह नहीं। यहाँ पर आपको संपादकीय है, अगला आपको है सितंबर 2021 पीढ़ी का। देखिए बरगद की तरह बढ़िए, खजूर या यूकेलिप्टस की तरह नहीं। इसको हम इस तरह से आपको यहाँ पर आपको देखिए वट वृक्ष की महानता यह है कि उसकी शाखाएं ही जड़ी बन जाती है। वट वृक्ष की महानता यह है कि उसकी शाखाएं ही जड़ें बन जाती है। अब कबीरदास ने एक स्थान पर लिखा है कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पैर खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पैर खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पैर खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब हम देखिए इसको, खजूर के वृक्ष की तरह ऊंचे उठने से कोई लाभ नहीं होता है। खजूर के वृक्ष की तरह ऊंचे उठने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि उसके फल पहुंच के बाहर रहते हैं और उसके पत्ते छाया प्रदान नहीं करते। कबीरदास ने संभवतः जानबूझ के इस तथ्य की उपेक्षा कर दी कि खजूर का तना जमीन का पानी भी सोख लेता है। यूकेलिप्टस का वृक्ष खजूर की तरह सीधा ऊपर की ऊंचाई तक जाता है। ना उसमें फल लगता है, ना उसकी पत्तियां छाया ही दे सकती है। दोनों वृक्षों में एक ही समानता भी, एक ही अन्य समानता, दोनों वृक्षों में एक अन्य समानता भी, उन पर पक्षी बसेरा नहीं कर सकते। यूकेलिप्टस देखिए यूकेलिप्टस के वृक्ष की जड़ में
यूकेलिप्टस के वृक्ष की जड़ भी यूकेलिप्टस के वृक्ष के जड़ भी सीधी जमीन में जाती है। यूकेलिप्टस के वृक्ष की जड़ भी सीधी जमीन में जाती है और भूमि क्षरण को रोकने में असमर्थ रहती है। यह वृक्ष एक ओर जहाँ भूमि के जड़ को सोख लेता है, वहीं दूसरी ओर आसपास की भूमि को बंद या अर्थात बंजर बना देता है। इतना ही नहीं, इसकी पत्तियों में एक प्रकार का तेजाब होता है जो गिरने पर मिट्टी को जहरीला बना देती है। कहने का तात्पर्य है कि ये वृक्ष ऊंचे उठने का गर्व भले ही कर ले, परंतु समाज के जिस भूमि में जन्म लेते हैं उसके लिए कोई काम के नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वे यथाशक्ति जन्मदात्री का अहित ही करते हैं। कबीरदास ने तथाकथित उच्च व्यक्तियों की तुलना यदि खजूर और उसके परिवार के वृक्षों से की, तो ऐसा करके उन्होंने मानव की असामाजिकता एवं कृतघ्नता के प्रति अपनी वेदना को यहाँ व्यक्त किया। महत्वाकांक्षियों को संदेश भी दिया कि बड़ा बनते समय खजूर या यूकेलिप्टस की निरर्थक ऊंचाइयों को आदर्श मत मानना। युवा प्रतियोगी कबीरदास के मंतव्य को वही प्रकार समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को हल करने के वृक्षारोपण बहुत बल दिया जाता है, परंतु विडंबना यह है कि वृक्षारोपण के समय दृष्टिकोण एकांगी रखा जाता है। वृक्षारोपण के समय कुछ दृष्टिकोण एकांगी रखा जाता है। केवल पर्यावरण पर ध्यान रखा जाता है। फलत विलायती बबूल जैसे निरर्थक वृक्षों को अथवा जहाल झंकार को आरोपित कर दिया जाता है। वे उन वृक्षों को भूल जाते हैं जो अपने संघन वितान द्वारा आतप को शीतल छाया प्रदान करते हैं, अगणित पक्षियों को रेन बसेरा प्रदान करते हैं और फलों के भार से झुककर हमें सहनशील एवं विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। संस्कृत के एक महान नाटककार ने एक स्थान पर लिखा है कि वृक्ष अपने सिर पर गर्मी सह लेता है, परंतु अपनी छाया औरों को गर्मी से बचाता है। संतों एवं सज्जनों का भी यही स्वभाव होता है, क्योंकि यही स्वभाव होता है कि वे स्वयं कष्ट सह कर भी दूसरे के कष्ट को कम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की यह तथ्यात्मक उक्ति दृष्टि है। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु नीरस विशद गुणमय फलतासु जो सही दुख परिचित दुरावा वंदनीय जग जस पावा। संत की तरह जीवन व्यतीत करने वाले वृक्षों को कौन भला नहीं कहेगा। ऐसे वृक्षों का आरोपण करने वाले व्यक्ति पुण्य का अर्जन करके लोक मंगलकारियों की पंक्ति में स्थान पाने का अधिकारी होते हैं। यथा जो मनुष्य के किनारे जलाशयों के तट पर वृक्ष लगाता है, वह स्वयं उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता फूलता है। ये सब पद्म पुराण में कहा गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए हमारे भावी कर्णधार युवक युवतियाँ स्वयं विचार करें, अधिकार प्राप्त कर वृक्षों की भांति जीवन व्यतीत करेंगे तो विकास की परंपरा में किस सोपान पर प्रतिष्ठित होने का अधिकारी बन जाएंगे। आपने अनेक पुरुषों एवं नारियों को वट वृक्ष, बरगद तथा पीपल के वृक्षों की पूजा करते देखा होगा। संभवतः आपने उनको अज्ञानी, जाहिल एवं रूढ़िवादी, परंपरावादी आदि समझा होगा, परंतु यदि आप उनकी सामाजिक उपयोगिता पर विचार करेंगे तो आपकी धारणा में परिवर्तन ही नहीं कर देंगे, बल्कि उनको अपना जीवनादर्श भी मान लेंगे। वट वृक्ष का वितान अत्यंत संघन और विस्तृत होता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी आर्या चेन्नई बोटनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित वट वृक्षों की छाया में कई सौ व्यक्ति एक साथ विश्राम कर
विश्राम कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। वट वृक्ष के पत्ते इतने सुदृढ़ होते हैं कि उसकी छाया परस्पर वट वृक्ष के पत्ते इतने सुदृढ़ होते हैं, उसकी शाखाएं परस्पर इस प्रकार जुड़ी होती है कि वह सत सहज पक्षियों के लिए विश्रामदायक सहज नीर बन जाती है। उनका करलव देखो, उनका करलव तो मनोहारी होता ही है। उन पक्षियों से उत्सर्जित बीज पृथ्वी को उपजाऊ बना देती है। ये पक्षी अनेक कीटाणु करके आसपास उगने वाली फसलों की रक्षा भी करते हैं। वट वृक्ष की जड़ें खजूर और यूकेलिप्टस की भांति सीधी खड़ी न जाकर चारों ओर दूर दूर तक फैलती है और भूमि के कटाव को रोकती है। उससे लटकने वाली जटाएं नीचे की उपजाऊ भूमि में सहज ही जम जाती है और एक स्वतंत्र वृक्ष और एक स्वतंत्रता की दृष्टि इसी वर्ग का वृक्ष है। दोनों अत्यंत दीर्घजीवी होते हैं। कहावत भी है कि कर सेवा तो पामेवा। सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने वाले युवक युवतियों को जीवन का यह सूत्र स्मरण कर रखना चाहिए कि जनता पुष्टि का प्रभाव पड़ता है जिसमें सेवा का गुण है। देखिए, इसके अभाव आपको जनता खजूर के वृक्ष की भांति व्यर्थ का अधिकारी समझेगी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने लिखा है कि वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती। वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती। वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती। सेवा भाव वस्तुतः हमारी एक मूल वृत्ति है। सेवा भाव वस्तुतः हमारी एक मूल वृत्ति है। अतः मानवता का दावा पूरा करने के सेवा वृत्ति का कार्यान्वयन आवश्यक है। कुत्ता घोड़ा आदि विकासशील पशुओं में उपलब्ध सेवा नहीं होती। कुत्ता घोड़ा आदि विकासशील पशुओं में उपलब्ध सेवा वृत्ति प्रमाणित करती है कि सेवा प्रकृति का एक नियम है। विनोबा भावे के अनुसार सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। विनोबा भावे के अनुसार आपको सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। विनोबा भावे के अनुसार आपको सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। विनोबा भावे के अनुसार सेवा के लिए धन की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आवश्यक है संकुचित जीवन की सीमाओं से बाहर आने की वट वृक्ष की भांति अपनी सीमाओं को व्यापकता एवं विस्तार प्रदान करने की। स्वामी विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा कि सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। जो भी हो, देखिए, जो भी हो अच्छा आदमी बनने के लिए व्यक्ति को सेवा भावी होना ही चाहिए। आज तक कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं हुआ जिसमें अच्छी सेवा की सामर्थ्य रही। देखिए, आज तक ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं हुआ जिसमें अच्छी सेवा की सामर्थ्य रही। एडमंड बर्क ने कहा, जन्मजात सेवा भाव से पुत अंग प्रत्यंग का धनी वट वृक्ष हमें यह संदेश देता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने को उपयोगी बनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बनाने एवं मानव होने का दावा पूरा करें। खजूर के वृक्ष आपको सदृश मनुष्य उपयोगी व्यक्ति तो मृत वय समझ जाते हैं। खजूर के वृक्ष से सदृश मनुष्य उपयोगी खजूर के वृक्ष से सदृश मनुष्य अनुपयोगी व्यक्ति तो मृतवत समझे जाते हैं। यहाँ से फिनिश होता है। एक ही आपको यहाँ पर अगस्त का है लघुत्व में महत्व, अगस्त पीढ़ी का संपादकीय है लघुत्व में महत्व की अनुभूति कीजिए। यहाँ पे इसका आपको लघुत्व में महत्व की अनुभूति कीजिए। अब इसको यहाँ पर देखिए, लघुत्व में मतलब छोटे में कम महत्व का अनुभव कीजिए, कम में महत्व का अनुभव कीजिए। अब आप यहाँ देखिए क्या, देखिए, अंधकार को कोसने से बेहतर कि हम एक दीप जलाएं। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि हम एक दीप जलाएं। ये चीनी कहावत है। एक चीनी कहावत है क्या, कि अंधकार को कोसने से बेहतर है कि हम एक दीप जलाएं। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि हम एक दीप जलाएं। अंधकार को कोसने से बेहतर है कि हम एक दीप जलाएं। उसके घर के चारों ओर उसके घर के चारों ओर गंदगी का साम्राज्य था। उसके घर के चारों ओर गंदगी का साम्राज्य था। उसके घर के चारों ओर गंदगी का साम्राज्य था। उसके कारण मकान का अधिकांश बाह्य भाग उसके कारण मकान का अधिकांश बाह्य भाग दब गया था। उसके कारण मकान का अधिकांश बाह्य भाग दब गया था। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि मध्यकालीन सेना ने किसी किले के चारों ओर घेरा डाल दिया हो।
दीवाली के पीछे वाली ज़मीन दीवालों के पीछे वाली ज़मीन चिकनाई के कारण गंदी हो रही थी। खिड़कियों में तिलचट्टे आदि कीड़े भर रहे थे। बल्बों पर धूल छा रही थी। बल्बों का मंद प्रकाश हवाई हमले के समय हो जाने वाले ब्लैकआउट गुप्त अंधकार का स्मरण करा रहा था। कमरे में एक युवती तथा उसकी माता बैठी हुई थी। दोनों गौरवन सुंदरियां थी। दोनों गौरवन सुंदरियां थी, परंतु उस स्वर्गवासी गंदगी की ओर एक का भी ध्यान नहीं जा रहा था। इतने में ही उनके एक संबंधी आए और चारों ओर दृष्टि फेर कर बोले, बड़ी लालटेन की तरह चमक रही थी और छोटी मोमबत्ती बनी हुई टिमटिमा रही थी। इतना प्रकाश होने पर भी एक को भी गंदगी का अनुभव नहीं हो रहा था। कहते हैं कि एक छोटी सी मोमबत्ती गहन अंधकार को नष्ट कर देती है। कहते हैं कि एक छोटी सी मोमबत्ती गहन अंधकार को नष्ट कर देती है, परंतु यहाँ तो प्रकाश होने पर भी अंधकार का वातावरण बना हुआ। ये दोनों नारियाँ बैठी स्वप्न देख रही है। ये दोनों नारियाँ आपको बैठी स्वप्न देख रही है। लालटेन जैसी नारी बड़े स्वप्न देखती है। मोमबत्ती जैसी नारी छोटे स्वप्न देखती है। उनको सार्थक करने का प्रयास कोई नहीं करती। यह बात एक कुली ने कही जो उक्त नारियों को और उनके परिवार को बड़े वर्षों से जानता था। उक्त कथन पूरे भवन में गूंज उठे। वे दोनों नारियों के प्रेरणा स्रोत बन गए। दोनों उठ बैठी। वे कमरे की सफाई करने में लगे। बड़ी ने बाहरी भाग को साफ करके अपना लालटेन रूप सार्थक किया और छोटी ने भीतर गंदगी निकाली और टिमटिमा कर देखने वालों को बता दिया कि मैं भीतर अंधकार की रखवाली कर रही हूँ, क्योंकि इस समय बिजली कटौती का शिकार हो गई है। बाहर की सफाई यह घोषणा कर रही थी कि शत्रु द्वारा डाला गया घेरा समाप्त हो गया। निराश होकर शत्रु अपनी राजधानी की ओर चला जा रहा था। फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए अब के नारियों को प्रेरित करने वाले कुली व्यक्ति। कुली कोई व्यक्ति ना हो, उसका मन था और अधिक कुली को व्यक्ति ही मान लिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अच्छे कार्य के अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा हमें लघुत्तम व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या अच्छे कार्य के अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा। अच्छे कार्य के अपनी सामर्थ्य का उपयोग करने की प्रेरणा हमें लघुत्तम व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो सकती है। अच्छे कार्य करने की प्रेरणा हमें लघुत्तम व्यक्ति द्वारा प्राप्त हो सकती है। अंधकार को दूर करने के लिए हमें लालटेन और मोमबत्ती, महान व्यक्ति और लघु व्यक्ति का महत्व समान है। वे अपने कर्तव्य का पालन अपने ढंग से करने के स्वतंत्र है। कहानीकार ने बिग मैन द लालटेन एंड द स्मॉल मैन द मोमबत्ती लिखा अंत में दिखाया कि लालटेन की अपेक्षा मोमबत्ती का महत्व किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जाना चाहिए। लालटेन को जलने के प्रकाश देने के लिए तेल की बाह्य साधन की आवश्यकता होती है, परंतु मोमबत्ती स्वयं में पर्याप्त होती है। कर्तव्य पालन में छोटे बड़े का विचार सर्वथा निरर्थक होता है। व्यक्ति जितना ही अधिक निष्ठावान एवं पर निरपेक्ष होता है, वह कर्तव्य का निर्वाह उतनी ही अधिक निष्ठा एवं क्षमता के साथ कर सकता है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने एक स्थान पर लिखा है कि अस्त होते हुए सूरज ने दुखी होते हुए कहा, मेरे बाद अंधकार में विश्व को प्रकाश कौन प्रदान करेगा। लघु दीपक ने अपना सिर उठाकर संकेत दिया, मैं। लघु देखिए सूर्य आश्वस्त हो गया। उदय काल का लाल रंग उसको प्राप्त हो गया और नवोदय का लाल रंग धारण किए वह अस्ताचलगामी हो गया। मानसिक दुश्चिंताएं, कुंठाएं।
मानसिक दुश्चिंता है, कुंठा है, देखिए मान मत्सर, अहंकार आदि विकार उस कूड़े के समान है जिसने हमारे चारों ओर घेरा डाल रखा है। ऐसा लगता है कि हम शत्रुओं द्वारा घेर लिए गए, परंतु मन में प्रकाश का संकल्प करते ही लालटेन अथवा मोमबत्ती को उठाते ही मानसिक विकारों की पूरा विलीन हो जाते हैं और हम निर्मल प्रकाश का आनंद लेने लग जाते हैं देखिए निर्मल प्रकाश का आनंद तब प्राप्त होता है जब धूमिल अथवा किसी प्रकार की मलिनता द्वारा आवृत ना हो। प्रकाश का स्रोत मोमबत्ती हो अथवा लालटेन हो, दीपक हो अथवा बिजली का बल्ब हो। इसी प्रक्रिया को लक्ष्य करके श्रेष्ठ जन कहते हैं कि विकास के 2 सोपान अनिवार्य है। विकास को 2 सोपान अनिवार्य है, मल प्रक्षालन एवं चेतना। देखिए मल प्रक्षालन एवं चेतना। चेतना विकास लालटेनधारी नारी एवं मोमबत्तीधारी नारी दोनों के ने परिवेश का प्रक्षालन किया था। विकास तब प्रकाश के विकिरण हेतु पर्यावरण को निर्मल बनाया। बाहर हवा में झोंके से बचाव के लिए चिमनी आवश्यक होती है, अतः वहाँ लालटेन प्रयोग वांछित था। हम आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में विवेक के अनुसार अपने साधनों का प्रयोग करें तो सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। हमारे प्रतियोगी बंधु यदि योजनाबद्ध तरीके से सामर्थ्य एवं साधनों के स्रोतों का उपयोग करना सीख जाएं तो उनके द्वारा सफलता प्राप्ति के अवसर कई गुना बढ़ जाए। उनके लिए मोमबत्ती के समान महत्वहीन एवं कम मूल्य के द्वारा प्रदत्त सहायता उतनी ही होगी जितनी सहायता हमको साधन संपन्न लालटेन द्वारा प्राप्त होती है। हम वस्तु की उपयोगिता को देखने का अभ्यास करें। आकार के प्रति आकर्षित होते समय विवेक को ना छोड़ दें। देखिए एक मिनट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे प्रतियोगी बंधु इस लाइन को यहाँ पे उनके द्वारा सफलता प्राप्ति के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। उनके लिए मोमबत्ती के समान महत्वहीन एवं कम मूल्य के द्वारा प्रदत्त सहायता उतनी ही होगी जितनी सहायता हमको साधन संपन्न लालटेन द्वारा प्राप्त होती है। हम वस्तु की उपयोगिता को देखने का अभ्यास करें। आकार के प्रति आकर्षित होते समय विवेक को ना छोड़ दें। देखिए बाह्य आकार दृष्टा को प्राय भ्रमित कर देता है। व्यक्ति का वास्तविक मूल्यांकन उसमें निहित चेतना अथवा आम तत्व के विकास का स्तर के अनुसार किया जाता है। जीव विज्ञान के विद्वानों का निष्कर्ष है कि विकास क्रम में मानव आकार छोटा होता गया और उसकी बौद्धिकता एवं चतुरता का विकास होता गया। व्हेल मछली की खोपड़ी वृहदाकार होती है, परंतु उसके भीतर निवास करने वाली बौद्धिकता बहुत स्वल्प मात्रा में होती है। देखिए व्हेल मछली की खोपड़ी वृहदाकार मतलब बड़ी होती है, परंतु उसके भीतर निवास करने वाली बौद्धिकता बहुत स्वल्प मात्रा में होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने बाह्य आकार पर विशेष ध्यान न देकर अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने बाह्य आकार पर विशेष ध्यान न देकर अपने आंतरिक गुणों का विकास करना चाहिए। लालटेन को देखकर मोमबत्ती अंधकार में मिटाने का कार्य बंद नहीं कर देती, बल्कि गहनतम अंधकार में टिमटिमाती हुई भोले भटके आगे देखिए बुद्धिमान युवक किसी की बाह्य चमक दमक देखकर आतंकित ना हो और ना किसी प्रकार के हीन भाव से ग्रसित हो। वे अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करें और मोमबत्ती से प्रेरणा ग्रहण करें। वे देखेंगे कि उनकी क्षमता अनुमान की अपेक्षा कई गुना है और कठिनतम परिस्थितियों में भी वे अपने श्रम को सार्थक कर सकते हैं। विकास एवं सफलता की प्रथम आवश्यकता है आत्मप्रेम आत्मविश्वास आत्म प्रेम का सहोदर भाता। देखिए विकास एवं सफलता की प्रथम आवश्यकता है आत्मप्रेम। देखिए आत्मप्रेम आत्मविकास आत्मप्रेम और आत्मविकास। आत्मप्रेम आपको आत्मविकास आत्मप्रेम का सहोदर भ्राता है। आत्मविकास से युक्त व्यक्ति को ना तो कोई आतंकित कर सकता और ना कोई इसको कर्तव्य पद से डिगा सकता। और याद रखिए लघुत्व में महत्व की अनुभूति महत्व की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है।